नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स अपन शुरू कर रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले अपन ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से किसी माध्यम से आते हुए दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ पर टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को अपन ने कहा था परावर्तन। इसमें माध्यम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर प्रकाश एक माध्यम से होता हुआ दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है और उस दूसरे माध्यम में भी प्रवेशित हो जाता है, तो पृथक्कारी तल पर उसकी दिशा में जो परिवर्तन की क्रिया है, इस क्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी उसकी दिशा का बदल जाना ही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन यूं कह सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो पृथक्कारी तल पर उसकी दिशा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो पृथक्कारी तल, पृथक्कारी तल का मतलब वो तल जहां दोनों माध्यम मिल रहे हैं, तो पृथक्कारी तल पर उसकी दिशा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो पृथक्कारी तल पर उसकी दिशा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी उसकी दिशा बदल जाती है। अब क्वेश्चन ये कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, यानी प्रकाश अपनी दिशा से क्यों मुड़ जाता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना। जैसे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाता है, और यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना है। कैसे? अब देखो प्रकाश की चाल कैसे है। प्रकाश की चाल अगर इसकी बात करें तो देखिए, पहले अपन देखें निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में
ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर आप बात करें कांच में, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, भिन्न भिन्न है। अब इसके अंदर प्रकाश के अगर माध्यमों की अगर अपन बात करें तो प्रकाश की चाल अपन क्या देख रहे हैं, कांच सघन माध्यम है तो प्रकाश की चाल इसमें क्या है, कम है। कांच की तुलना में पानी विरल है तो इसमें प्रकाश की चाल और थोड़ी ज्यादा है। वायु या निर्वात पानी की तुलना में विरल है तो इसमें प्रकाश की चाल और ज्यादा है। यानी कि माध्यम की सघनता और विरलता के हिसाब से उसके अंदर प्रकाश की चाल का क्या है, मान है। अपन यूं कह सकते हैं कि माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी, और माध्यम जितना विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। माध्यम की सघनता या विरलता एक निरपेक्ष राशि ने होकर के एक सापेक्ष राशि होती है। सापेक्ष राशि इस तरह से कि जैसे मैं कहता हूं पानी विरल माध्यम है, लेकिन ये विरल माध्यम किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष। लेकिन वायु के सापेक्ष अगर बात करूं तो वायु की तुलना में ये कैसा माध्यम हो गया भाई, सघन माध्यम हो गया। वायु की तुलना में ये हो गया है सघन माध्यम। अगर मैं कांच के लिए कहता हूं कि कांच एक सघन माध्यम है, लेकिन अगर हीरे या डायमंड से अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो कांच उसके आगे कैसा हो गया है, विरल माध्यम। यानी कि माध्यम की सघनता या विरलता एक आपेक्षिक या सापेक्ष राशि है, लेकिन निरपेक्ष राशि है। तो यहां आपने देख लिया कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पानी में है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल अपन ने देख ली है। अब इसी में देखो, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी अपवर्तन के पश्चात, यानी मुड़ने की घटना में किधर झुकेगा, अभिलंब की ओर। लेकिन जब ये सघन से विरल माध्यम में जाता है, लेकिन जब ये सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ध्यान रहे, प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, तथा सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटता है। इसको भी अपन लिख लेते हैं। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है तो अपवर्तन के पश्चात, यानी अपवर्तन की घटना अर्थात मुड़ने की घटना, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकता है, एवं सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर, एवं सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटता है। तो ध्यान रहे, माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, और माध्यम नहीं बदलेगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। यानी प्रकाश की चाल में परिवर्तन आएगा तो ही अपवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया
जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकता है एवं सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटता है। फिर एक विशेषता और देखें आप, जैसे परावर्तन में आपने देखा कि प्रकाश की किरण के लिए माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। अगर प्रकाश की किरण के माध्यम में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, क्योंकि माध्यम नहीं बदल रहा था, तो इसलिए प्रकाश की चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं था, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं था और प्रकाश की आवृत्ति में कोई चेंज नहीं था। अगर घट रही थी तो वो थी तीव्रता। लेकिन यहाँ पर माध्यम बदल रहा है और अगर माध्यम चेंज होता है तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, और प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है विरल माध्यम में, तो उस माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी तो उस माध्यम के अंदर जहाँ चाल कम होगी तो वहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाएगी। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति सदैव अपरिवर्तित रहती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के दौरान अपरिवर्तित रहने वाली राशि है तो वह है आवृत्ति। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, दिशा, वे तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, दिशा वे तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, दिशा वे तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये विशेष लाइन आपको याद रखनी ही है कि प्रकाश के अपवर्तन में नियत रहने वाली राशि कौन सी है, तो वह है प्रकाश की आवृत्ति। तो देखो, इसमें गौर करने वाली बात क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश के रंग का निर्धारण किया जाता है, अगर ऑप्शन दिया जाए प्रकाश की आवृत्ति से, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से, प्रकाश की तीव्रता से, या अन्य और कोई सी भी राशि दे दे, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या आंसर होगा? अधिकांश स्टूडेंट का जो इसमें आंसर आता है वो आता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। क्यों आता है, कारण क्या है? जब छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे होते हैं तो एक चीज पढ़ते हैं कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 8000 एंगस्ट्रॉम है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि तरंग दैर्ध्य के मान को प्रकाश के रंग के साथ जोड़ दिया गया है। तो ऐसा दिमाग में, जबकि बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी भी गाइड में या बोर्ड की किसी किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि रंग का निर्धारण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का होता है। ये तो पढ़ने वाले विद्यार्थी स्वयं ही नियम बना लेते हैं कि रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य से हो रहा है, क्योंकि हरे रंग की तरंग दैर्ध्य इतनी है, लाल रंग की इतनी है, पीले की इतनी है। तो उस आधार पर, तो अगर इसी चीज को अगर अपन देखें तो देखिए, अगर प्रकाश को वायु से होते हुए पानी में प्रवेशित करा रहे हैं अपन, या पानी में प्रवेशित हो रहा है, यानी कि लाल रंग का प्रकाश है, अगर उसको मैं पानी में प्रवेशित करा रहा हूं तो उसका रंग कैसा होगा? वही लाल होगा, उसके रंग में कोई फर्क नहीं आया। अगर उसके रंग में कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब अपवर्तन में कौन सी राशि चेंज नहीं होती है? ये अपन जानते हैं, आवृत्ति। अर्थात रंग जो फिक्स हुआ वो किसके कारण हुआ? आवृत्ति के कारण, क्योंकि अपवर्तन में तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है। अगर रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य कर रही होती तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन ये कह सकते थे कि तरंग दैर्ध्य चेंज हो रही है तो उसका रंग भी चेंज हो जाना चाहिए था।
परंतु ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब रंग का निर्धारण कौन करती है? इसके अंदर आवृत्ति करती है। तो ये विशेष ध्यान रखना कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, उसकी दिशा और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, परंतु आवृत्ति सदैव क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है अपवर्तन के लिए, जबकि परावर्तन में आवृत्ति भी अपरिवर्तित थी। हाँ देखिए, अपन प्रकाश के अपवर्तन में जान लिया था कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, उसकी तरंग दैर्ध्य और दिशा परिवर्तित होती है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। और इसी पर मैंने बताया था कि आवृत्ति ही प्रकाश के रंग का क्या करती है? निर्धारण करती है। अब अपन इसमें दो स्थितियां देखते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जा रहा हो और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो, तो किस राशि में और किस प्रकार का परिवर्तन आता है वो अपन देखते हैं। तो देखिए, दो स्थितियों का जिक्र कर रहे हैं। नंबर 1, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है। पहली स्थिति, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है। नंबर 2, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होता है। दो स्थितियां हैं, अपन दोनों को कंपेयर करते हैं कि किस राशि में क्या और कैसे परिवर्तन आता है। तो देखिएगा, ये पृथककारी तल है, यहां आपने अभिलंब डाल दिया है। ये पहला जो माध्यम है ये ले लेते हैं आप विरल माध्यम, और ये ले लिया है सघन माध्यम। अगर विरल माध्यम के रूप में मैं अगर इसे वायु लेता हूं, मान लिया मैंने ये पानी है। इसी तरह से यहां देखिए, ये पृथककारी तल हो गया, ये अभिलंब ले लिया है आपने, एन एंड एस। यहां पहला माध्यम ले लेता हूं मैं सघन माध्यम, जो कि ले लेते हैं अपन पानी या कांच, कुछ भी हो सकता है। यहां लेते हैं आप विरल माध्यम, मान लिया वो विरल माध्यम क्या है? वायु है। अब देखिए, ये है पृथककारी तल, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल, पृथककारी तल। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आई, इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे था, भाई इसका पथ ये था, इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे था, लेकिन विरल से सघन माध्यम में आने के कारण ये अभिलंब की ओर झुक करके यूं इस प्रकार से चली गई, अर्थात अपने पथ से क्या हो गई? विचलित। तो देखिए, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इनके मध्य का ये जो कोण है, ये कोण तो हो गया है आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य का ये जो कोण है, ये कोण हो गया है अपवर्तन कोण स्मॉल r। यहां पर भी देखिए, ये मान लिया मैंने कोई प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है, इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि प्रकाश का संचरण सरल रेखीय पथ के अनुदिश होता है। लेकिन यहां पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम क्या है? पहला माध्यम साघन है और दूसरा माध्यम विरल है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब रहा, जाने का पथ इसका ये होना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट करके इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण चल देगी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं
कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये जो कोण बन रहा है ये हो गया आपतन कोण I और ये कोण हो गया है अपवर्तन कोण R। यहां अपन ने ये चीज देख ली है। अब इसके कॉन्सेप्टों को अपन कंपेयर करते हैं। मान लिया मैंने इस माध्यम में वेग v1 है और इस माध्यम में वेग क्या है v2 है, या यूं कह दें इस माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और इस माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। इसमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 है, इसमें λ2 है। इसके अंदर प्रकाश की आवृत्ति ν1 है और इसमें ν2 है। इसी प्रकार अपन इधर भी लिख सकते हैं कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और इस माध्यम के अंदर v2 है। इस माध्यम के अंदर तरंग दैर्ध्य λ1 है और इसमें λ2 है और इसमें आवृत्ति ν1 है और इसमें आवृत्ति ν2 है। तो देखिए क्या संबंध आता है। यहाँ पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन है, यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो स्पष्ट से यूँ कहा जा सकता है कि v1 इज ग्रेटर देन क्या होगा v2 होगा। जहाँ वेग अधिक होगा तो वहाँ तरंग दैर्ध्य भी अधिक होगी, यानी कि λ1 इज ग्रेटर देन λ2 होगी। इसी तरह से, लेकिन ध्यान रहे मैंने क्या कहा कि प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, अर्थात आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसका मतलब ν1 इज इक्वल टू ν2 होगा। और अगर कोण की बात करें तो देखें ये अभिलंब की ओर झुकिए, यानी आपतन कोण की तुलना में अपवर्तन जो कोण होगा वो छोटा होगा। तो यूं कह सकते हो I इज ग्रेटर देन R होगा। ये अपने पास ये कुछ कॉन्सेप्ट अपन ने इसमें जान लिए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव या वन वर्ड जो क्वेश्चन है उसके रूप में ये बहुत अच्छे अप्लाई होंगे। फिर इधर देखें आप, यहाँ पर अपन देखें पहला माध्यम सघन है, यानी पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है। तो अपन जानते हैं कि विरल माध्यम में चाल ज्यादा होती है, यानी v1 इज लेस देन क्या होगा v2 होगा। इसी तरह से λ1 इज लेस देन λ2 होगा, लेकिन ν1 इज इक्वल टू ν2 होगा। और अगर अपन एंगल की बात करें तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट रही है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट रही है, अर्थात R का मान I से क्या होगा ज्यादा होगा। तो I इज लेस देन R होगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने इसके अंदर जान लिया है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन में मैंने क्या बताया कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होने पर पृथककारी तल पर उसकी दिशा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन एंगल देख लो चेंज हो रहा है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश की आवृत्ति को अपन न्यू से शो कर रहे हैं, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकता है और सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन है, जिसमें अपन ने ये कॉन्सेप्ट जान लिए हैं। अब अपन जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखो ये जो डायग्राम अपन ने बनाया है, ये जो चित्र है, इसमें से वन वर्ड जो क्वेश्चन है, एक एक लाइन के जो छोटे जो 13 क्वेश्चन आते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में, वो क्वेश्चन इजीली बहुत अच्छे बनते हैं अगर ये याद है। तो क्वेश्चन कैसे बन जाए कि प्रकाश पानी से कांच में प्रवेशित हो रहा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, क्या रहेगी, ये अपन से इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो अब देखिए, अब इस पर बेस अपन एक क्वेश्चन कर लें। चलो देखिए, क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट और अपन जान लें, उसको नोट लगा के लिख सकते हैं अपन। यदि I इज इक्वल टू 0 हो तो I इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो,
यानी कि यूं कह सकते हैं आपतन कोण का मान क्या हो, शून्य हो। यानी दो स्थितियां, चलो इसे अपन बाद में लिख लेंगे कि, लेकिन जान तो लें, अगर आपतन कोण अभिलंब के साथ ही आ रहा है, आपतन कोण अभिलंब के साथ ही आ रहा है, यानी आपतन कोण का मान शून्य है अर्थात तल के लंबवत है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी अपवर्तन की घटना अपन को देखने की नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति के अंदर भी प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेशित तो कर जाता है, विरल से सघन में या सघन से विरल में, लेकिन प्रकाश की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। एक दूसरी स्थिति और है, अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो, अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो, इस स्थिति में के अंदर भी, जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो, इस स्थिति के अंदर भी अपवर्तन की घटना प्रक्षिप्त नहीं होती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपन अपवर्तन के नियम के बाद जानेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो पहले अपन जान लें अपवर्तन के नियम। देखिएगा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है? नंबर 1, पहला नियम आपने देखा कि दोनों ही चित्रों की स्थितियों में आपने देख लिया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक नियम तो ये बन गया। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वे अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण वे अभिलंब एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 नियम। सेकेंड नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या से मतलब होता है साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या। तो देखो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है आई, तो उसकी ज्या क्या हो गई साइन आई, और अपवर्तन कोण क्या है आर, तो उसकी ज्या, ध्यान रहे ज्या का मीन्स है साइन, स्पर्श ज्या इसका मीन्स होता है टेन, और एक आता है कोज्या, इसका मीन्स होता है कोस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बताया मैंने? आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको इस तरह से उल्टा पढ़ा जाता है μ21, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। कैसे ध्यान रखें? देखो यहां दूसरा माध्यम ये, अगर प्रकाश वायु से पानी में प्रवेशित हो रहा है, प्रकाश वायु से पानी में यानी एयर टू वाटर आ रहा है, प्रकाश वायु से पानी के अंदर अगर आ रहा है तो मैं कहूंगा पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी दूसरा माध्यम क्या हो गया है पानी। और अगर प्रकाश पानी से वायु में आ रहा है, वाटर टू एयर, तो दूसरा माध्यम कौन बन गया? एयर, यानी कि एयर का वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक आ जाएगा, यानी वायु का पानी के सापेक्ष। अगर प्रकाश पानी से कांच में अगर प्रवेशित हो रहा है तो इसे कैसे लिखा जाएगा? कांच का, जी यानी ग्लास यानी कांच, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। और अगर प्रकाश वायु से कांच में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में इसे लिखा जाएगा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो मैंने क्या बताया कि प्रकाश के अपन अपवर्तन के नियम जान रहे थे, उसमें जो पहला नियम अपन ने जाना वो ये था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपने ये जाना कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आर
व अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष स्थिरांक कहते हैं या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें ध्यान रहे, अगर एक माध्यम वायु या निर्वात है तो इसे सापेक्ष अपवर्तनांक ना कह करके केवल अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह देते हैं। तो देखिए सेकंड नियम क्या है। तो पहला अपन ने जान लिया आपतित किरण, अपवर्तित किरण वे अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब हो गया है साइन आई। वे अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ध्यान रहे, दूसरा नियम क्या हुआ, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई वे अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू एक स्थिरांक है और ये स्थिरांक कहलाता है μ21 यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यही स्नेल का नियम भी कहलाता है, यानी साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक इज इक्वल टू μ21। ध्यान रहे μ21 का मतलब क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए ये अपन ने अपवर्तन के दोनों नियम इसमें अपन ने जान लिए हैं। अब इस नियम से अपन उन चीजों को जान लें जो अपन में बातें कर रहा था। अगर माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग हैं तो ही अपवर्तन की घटना प्रक्षिप्त होती है। अगर अपवर्तनांक एक समान है तो प्रकाश अपने पथ पर वैसे सीधा का सीधा ही चला जाएगा। जिस मार्ग के अनुदिश वो गमन कर रहा है उसी पथ के अनुदिश वो संचरित हो जाएगा। लेकिन एक और, अगर आपतन कोण का मान 0 डिग्री है यानी अभिलंब के साथ ही आपतन कोण है, अर्थात प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है, तो अपवर्तित किरण भी उसी पथ पर वापस वो की वही रहेगी, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश चला जाएगा लेकिन अपने पथ से वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि I का मान 0 होगा तो R का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ अपन इस चीज को लिख सकते हैं। पहला पॉइंट या पूरे एक ही पॉइंट के रूप में लिख देते हैं, यदि I बराबर 0 तो R बराबर 0। यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एवं पहले माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दोनों अगर बराबर हो तो ऐसी स्थिति के अंदर भी अपवर्तन की घटना प्रक्षेपित नहीं होगी। एवं
दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो तो भी, तो ध्यान रहे यदि I1 बराबर 0 डिग्री तो R बराबर भी 0 डिग्री होगा, एवं दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो तो भी प्रकाश बिना दिशा परिवर्तन के एक से दूसरे माध्यम में प्रवेशित हो जाता है। बिना किसी दिशा परिवर्तन के एक से दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या हो जाता है? प्रवेशित हो जाता है। यहां अपन ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम जान लिए हैं, जिसमें से दूसरे नियम को अपन कहते हैं स्नेल का नियम। अब अपन जानते हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक होता क्या है? दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो संबंध है, जो अनुपात है, वही अपवर्तनांक के रूप में आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन इसे ही जानते हैं कि माध्यम के अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, माध्यम के अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ये क्या संबंध है? तो देखिए, तरंग प्रकाशिकी या यूं कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स, जो हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार अपन देखें तो हाइगेन के अनुसार दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है? तुल्य होता है। तो देखिएगा, हाइगेन के अनुसार दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, हाइगेन के अनुसार, हाइगेन साइंटिस्ट का नाम है, हाइगेन के अनुसार दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे कि आप μ21 कह रहे हैं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 वे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 के अनुपात के तुल्य होता है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि हाइगेन के अनुसार दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक μ21, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 वे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 के अनुपात के तुल्य होता है, अर्थात μ21 = V1 अपॉन में V2, यानी कि पहले माध्यम में
प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात के ये क्या होता है, तुल्य होता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर इनमें से अपन एक माध्यम को वायु या निर्वात ले लें तो इसे सापेक्ष अपवर्तनांक ना कह करके केवल अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह देते हैं। तो देखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी यूं कह सकते हैं किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है वायु या निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है। जैसे यहां मैं कहता हूं एक माध्यम कांच है और दूसरा पानी है, तो मैं क्या कहूंगा, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। अगर पानी के स्थान पर वायु हो तब मैं क्या कहूंगा, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। जो कांच का मैं वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कह रहा हूं इसे ही मैं कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक भी कह सकता हूं। तो देखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक या इसे कह सकते हैं उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक या माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक इसे केवल म्यू से भी दर्शा देते हैं। जैसे कांच है, कांच का अपवर्तनांक म्यू हो गया, लेकिन यहां सापेक्ष में उनको लिखा जाएगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक या माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू होगा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को v ले लेते हैं और किसी माध्यम में उसकी चाल को क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। ध्यान रहे म्यू दो समान राशियों का अनुपात है, अर्थात यह एक मात्रकहीन राशि होगी, क्योंकि ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, तो ये राशि कैसी होगी, मात्रकहीन और विमाहीन होगी। अब अपन ने जान लिया कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक v1 अपॉन में v2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। फिर किसी माध्यम का अपवर्तनांक या माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। अब कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक अपन इसमें ज्ञात करते हैं, वो माध्यम कौन कौन से हैं देखिएगा। जैसे नंबर 1, पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पानी का वायु के सापेक्ष, इधर से इधर पढ़ेंगे, पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि वायु में प्रकाश का वेग, पहला माध्यम क्या हुआ, वायु हुआ, क्योंकि प्रकाश वायु से किस में आ रहा है, पानी में, पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो VA अपॉन में VW, तो देखिए VA का मान यानी कि वायु में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और पानी के अंदर प्रकाश का वेग 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसे सॉल्व कीजिए, 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल हो गई, पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ हो गया 300 बटे 225, यानी कि फिर अपन इसे और सोल्व करें तो यह आ गया है 4/3 यानी 1.33।
ध्यान रहे पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। इसमें पहला माध्यम कौन है, वायु आ गई है या निर्वात आ गया है, यानी इसी को अपन क्या कह सकते हैं, पानी का अपवर्तनांक। क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक मैंने कहा किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक या माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो अपन यो कह सकते हैं इसे ही क्या कहेंगे आप, पानी का अपवर्तनांक। यही आपका बन गया है पानी का अपवर्तनांक।